हाँ तो मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्वथन और क्वथनांक क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में क्वथन और क्वथनांक की व्याख्या करेंगे। वास्तव में क्वथन और क्वथनांक की घटना कैसे घटित होती है, कैसे ये सब प्रोसेस होता है, इन सब के बारे में आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में अणुगति सिद्धांत के आधार पर क्वथन की व्याख्या करेंगे। ठीक है, आइए देखा जाए। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक बर्तन है। ओके ओके बेटा जी। अच्छा, इस बर्तन में हम मान लेते हैं कि पानी भरा है। क्या भरा है बेटा जी? द्रव भरा है, पानी भरा है, जल भरा है। ओके, कोई दिक्कत? चल, अब हम जो है, अच्छा ये ऊपर से खुला हुआ है, जो ये बर्तन है ऊपर से बिल्कुल ओपन है, खुला हुआ है। अब हम चाहते हैं, देखिए भैया, जब तक हम द्रव को या पानी को ऊष्मा नहीं देंगे, गर्म नहीं करेंगे, तब तक वह द्रव या पानी खौलेगा नहीं, उबलेगा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अब हम लोग इस द्रव को, इस पानी को, हम मान लेते हैं बेटा ये पानी है, चलिए भैया, जल है या पानी है। ओके, चलिए अब हम इस द्रव को बर्नर की सहायता से बेटा जी हम लोग इसे हीट करेंगे। ये आपका बर्नर है। ठीक है, हमने यहां से जला दिया, ये बर्नर आपका जल रहा है। हमने आपको बताया था कि शुरुआत में, प्रारंभ में द्रव का ताप बढ़ता जाता है। देखिए, जब हम द्रव को गर्म नहीं करते हैं, उष्मा नहीं देते हैं, बिल्कुल नॉर्मल द्रव है ये पानी, यही है मान लीजिए आपका। जब हमने इसको गर्म नहीं किया, ठीक है, तो ये जो द्रव के अणु होते हैं शुरू से ही, प्रारंभ से ही अनियमित गति करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है, और अणुओं की गतिज ऊर्जा होने की वजह से द्रव के अणु जो है अनियमित रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं लगातार, जिसके कारण द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल या ससंजक बल या आकर्षण बल वह वीक होता है, कमजोर होता है। इसीलिए बेटा जी द्रव के कण कुछ स्वतंत्र होकर के, फ्री होकर के हमेशा दाएं बाएं ऊपर नीचे गति करते हैं लगातार। ओके, अच्छा, जब हमने इस द्रव को बर्नर की सहायता से हमने गर्म किया, तो हम लोग पाते हैं कि प्रारंभ में, शुरुआत में इस द्रव का ताप बढ़ता जाता है। आप लोग जानते होंगे या मैं आपको बताया हूं कि वास्तव में ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो जैसे ही ये द्रव के कण, देखिए शुरुआत में यही बगल के, जो इस पेदी के, बर्तन के पेदी के पास में जो द्रव के अणु हैं या जो द्रव हैं, वे द्रव के अणु या उन द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि ये द्रव के अणु यहां से ऊष्मा पाते हैं, और ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ये मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में। तो शुरुआत में होता क्या है कि द्रव के अणु, मतलब शुरुआत में यह होता है कि जो द्रव है या जो पानी है उसका ताप लगातार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे द्रव का या पानी का ताप बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि द्रव के जो कण हैं वे ऊर्जा पा जाएंगे, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा पा जाएंगे। जब वे ऊर्जा पा जाएंगे तो वे अब अधिक तेजी से इधर उधर दाएं बाएं घूमने लगेंगे, अर्थात द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि
इस द्रव का तापमान बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है, जबकि हम इसे लगातार उष्मा दे रहे हैं। हमने उष्मा देना बंद नहीं किया है, हम इस द्रव को उष्मा देना बंद नहीं किए हैं, जबकि हम इस द्रव को लगातार उष्मा सप्लाई कर रहे हैं, बर्नर की सहायता से दे रहे हैं। तो शुरुआत में, प्रारंभ में इस द्रव का ताप लगातार बढ़ता जाता है, लेकिन एक स्थिति, एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि उष्मा देने के बावजूद भी इस द्रव का ताप एक निश्चित ताप से नहीं बढ़ता है। चाहे हम जितनी भी इसे उष्मा दें, एक निश्चित ताप के बाद, एक निश्चित टेम्परेचर के बाद इस द्रव का या इस पानी का ताप आगे नहीं बढ़ता है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है। उसी समय क्या होता है, यहां से द्रव के अणु बुलबुले के रूप में ऊपर जाते हैं। उसी समय, जिस समय द्रव का तापमान स्थिर हो जाता है या पानी का तापमान स्थिर हो जाता है या जल का तापमान स्थिर हो जाता है, उसी समय बेटा जी द्रव के अणु बुलबुले के रूप में स्वतंत्र होकर के ऊपर हवा में जाते रहते हैं। और जैसे ही ये द्रव के कण यहां से, देखिए यहां तक तो वे चूंकि द्रव के अणु होते हैं, जैसे ही यहां से ये द्रव के अणु फ्री होकर के यहां से ऊपर जाएंगे, तो ये वास्तव में वाष्प या गैस के रूप में बाहर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, और ये होता है वाष्प। क्या होता है? वाष्प। ये वाष्प जब ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ प्रेशर, दाब लगाएंगे, और वाष्प के द्वारा डाला गया दाब हम लोग कहते हैं वाष्प दाब। ओके बेटा जी, अच्छा। और हम लोग जानते हैं कि जो वायुमंडल है वह प्रत्येक वस्तु पर, चाहे वो प्राणी हो चाहे कोई वस्तु हो, इस धरती पर चाहे कोई प्राणी हो चाहे कोई वस्तु हो, प्रत्येक वस्तु पर वायुमंडल एक अपना खुद दाब लगाती है। वायुमंडलीय दाब। जिस समय या जिस ताप पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसी ताप को हम लोग कहते हैं क्वथनांक। और मैं आपको बता दूं बेटा जी, मैं आपको बता दूं कि जो है उस समय, हाँ उस समय जो है, जिस समय ताप स्थिर हो जाता है, उसी समय जो है वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब आपस में बराबर हो जाते हैं। वायुमंडलीय दाब बराबर वाष्प दाब, और यही बेटा जी क्वथनांक के इक्वल हो जाता है, बराबर। ओके, तो यही कारण है कि द्रव जो है, ठीक है, या जो पानी है वह उबलने लगता है, खौलने लगता है। एक बार इसे फिर से समझने का प्रयास करते हैं। प्रारंभ में हमने जो है एक बर्तन में पानी लिया और हमने इस पानी को एक बर्नर, ये बेटा जी बर्नर है, बर्नर, प्रारंभ में हमने जो है इस द्रव को बर्नर की सहायता से हमने गर्म किया। तो हम लोग पाते हैं कि प्रारंभ में इस द्रव का ताप लगातार कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है। उसी समय इस द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा भी लगातार बढ़ती जाती है, और जबकि हम इस द्रव को लगातार उष्मा सप्लाई कर रहे हैं, लगातार इस बर्नर की सहायता से उष्मा दे रहे हैं, तो एक कंडीशन, एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उष्मा देने के बावजूद भी, इस द्रव को या इस जल को उष्मा देने के बावजूद भी इस द्रव का तापमान अब आगे नहीं बढ़ता, बिल्कुल फिक्स हो जाता है। उसी समय हम लोग पाते हैं कि द्रव के अणु बिल्कुल फ्री होकर के, बिल्कुल स्वतंत्र होकर के
यहां से निकल करके हवा में जाते रहते हैं। और यही जो द्रव के कण जो हवा में जा रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वाष्प। और ये वाष्प ऊपर की तरफ एक दाब लगाता है। हम लोग पढ़े हैं या हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल भी नीचे की तरफ प्रेशर दाब डालती है। ठीक है। जिस समय वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब आपस में बिल्कुल समान हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, उसी समय यह द्रव उबलने लगता है, खौलने लगता है। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं क्वथन। और जिस तापमान पर या जिस ताप पर वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है बेटा जी, ठीक है, उसी ताप को हम लोग कहते हैं क्या? क्वथनांक। अच्छा, ये तो आपका हो गया इसका जो है अणुगत सिद्धांत के आधार पर क्वथन की व्याख्या। चलिए, अगर हम ऊपर एक ढक्कन लगा दें, हम मान लेते हैं कि हमने इस बर्तन को ऊपर से बंद कर दिया है, और बंद करने के बाद अब हम इसे उष्मा दे रहे हैं। तो जब हम उष्मा देंगे तो ये जो है द्रव के कण स्वतंत्र होकर के ऊपर जाएंगे, और जब ऊपर जाएंगे तो अब यही ऊपर जाने पर यही द्रव के कण जो है वे वाष्प होते हैं। जब ये वाष्प जाएंगे तो यहां पर इस ढक्कन पर जो है ये वाष्प जमेंगे। यहां पर देखिए, वाष्प यहां पर जाएंगे, यहां पर जम जाएंगे। देखिए, ये जाएंगे, यहां से भी इकट्ठा होते चले जाएंगे, और जब इकट्ठा होते चले जाएंगे अब यह वाष्प नीचे की तरफ दाब डालेगा। क्यों? क्योंकि मेरे बेटा जी हमने यहां पर एक ढक्कन लगा दिया है, ढक दिया है। तो जब ये वाष्प ऊपर जाएंगे तो ये जल के वाष्प या पानी के वाष्प इस ढक्कन पर जमते जाएंगे, इकट्ठा होते चले जाएंगे। जैसे जैसे इकट्ठा होते चले जाएंगे वैसे वैसे ये वाष्प नीचे की तरफ दाब डालेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे वाष्प दाब। अब देखिए, अगर वाष्प दाब ज्यादा रहेगा नीचे की तरफ तो द्रव का क्वथनांक कम रहेगा। ध्यान देंगे बेटा जी, अगर वाष्प दाब यहां पर नीचे जो लग रहा है, अगर वाष्प दाब बढ़ता जाएगा तो द्रव का क्वथनांक घटता जाएगा। ध्यान देंगे, क्योंकि यहां पे ढक्कन लगा है, और ढक्कन की वजह से द्रव के जो कण हैं जो वाष्प रूप में ऊपर जा रहे हैं, यहां पर इकट्ठा होते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे इकट्ठा होते चले जाएंगे वैसे वैसे ये वाष्प नीचे की तरफ दाब लगाते चले जाएंगे, दाब इनका बढ़ता चला जाएगा। तो जब जल का वाष्प दाब बढ़ेगा इसका क्वथनांक घटेगा, अगर वाष्प दाब घटेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। अच्छा, अगर हम इसमें जो है देखिए, अगर हम इसी बर्तन में कोई अवाष्पशील पदार्थ डाल दें, अवाष्पशील, मान लीजिए हमने कुछ अवाष्पशील पदार्थ, ये क्या है? अवाष्पशील पदार्थ हमने जो है पानी में डाल दिया। ये क्या है? ये अवाष्पशील पदार्थ है। देखिए, अवाष्पशील का मतलब है कि ऐसे पदार्थ जो वाष्प में नहीं बदलते हैं, ऐसे पदार्थ जिनको हम बहुत ज्यादा गर्म कर दें, चाहे बहुत ज्यादा गर्म कर दें, लेकिन वे पदार्थ वाष्प में नहीं बदलते हैं, गैस में नहीं बदलते हैं। तो जब गैस में नहीं बदलेंगे तो अब यहां से जो द्रव का वाष्प निकलेगा वह बिल्कुल कम हो जाएगा। वह बिल्कुल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कि ये कम यहां पे पहुंचेंगे। मेरी बात ध्यान पहले समझिए। हमने द्रव में क्या किया जो है, कुछ अवाष्पशील पदार्थ हमने डाल दिया पानी में कुछ अवाष्पशील पदार्थ हमने डाल दिया। ये बेटा जी पानी है, ये जो आपका ये, और जो हमने ये डाला है ये आपका अवाष्पशील पदार्थ है। अवाष्पशील पदार्थ का मतलब ये हुआ
कि अ माने नहीं, वाष्प माने वाष्पशील माने मतलब बदलना। जो पदार्थ वाष्प में नहीं बदलता है उसे हम लोग कहते हैं अवाष्पशील पदार्थ। चाहे उस पदार्थ को जितना ही हीट करें, गर्म करें, उष्मा दें, वह पदार्थ उष्मा में नहीं, ओ सॉरी, हाँ, वह पदार्थ जो है वाष्प में नहीं बदलता है। अगर हम इस जल में या द्रव में अवाष्पशील पदार्थ को डाल देते हैं तो अब यहां जो वाष्प निकलेंगे उनकी संख्या कम हो जाएगी। जब संख्या कम हो जाएगी तो अब इन वाष्प का दाब नीचे कम हो जाएगा। जब वाष्प दाब नीचे कम हो जाएगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। अभी हमने आपसे कहा कि अगर वाष्प दाब घटेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, अगर वाष्प दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक घटेगा। यानी कि यहां पर बेटा जी वाष्प दाब व्युत क्रमानुपाते 1/क्वथनांक उल्टे का संबंध होता है बेटा। या ऐसे कर लीजिए, 1 मिनट उल्टा हो जाएगा, यहां पे लिख दीजिए क्वथनांक व्युत क्रमानुपाते वाष्प दाब। अगर ऊपर से ढक्कन लगा है तो उस कंडीशन में, अगर बर्तन के ऊपर से ढक्कन लगा है, कोई ढक्कन लगा है, उस समय यदि वाष्प दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक घटेगा, वाष्प दाब घटेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। तो अगर हम किसी द्रव में अवाष्पशील पदार्थ को डाल देते हैं तो वहां पर जो वाष्प निकलेगा उसकी संख्या यहां पे कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो वाष्प में नहीं बदलेंगे। जब वाष्प में नहीं बदलेंगे तो यहां पर वाष्प की संख्या कम हो जाएगी, और जब वाष्प की संख्या कम हो जाएगी तो नीचे की तरफ वाष्प दाब कम हो जाएगा, और जब वाष्प दाब कम हो जाएगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। बेटा जी हम लोग इसी बात को अब यहां पर लिखने का प्रयास करते हैं। आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं। ओके बेटा जी, बिता दें। ओके चलिए, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए बेटा जी, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, हो गया। चलिए, द्रव के अणु परस्पर टकराते हुए अनियमित गति करते रहते हैं। जब द्रव को गर्म किया जाता है तो द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती। एक समय, एक स्थिति ऐसी आती है कि द्रव को उष्मा देने के बावजूद भी द्रव का तापमान स्थिर हो जाता है। ठीक उसी समय द्रव के कण द्रव के भीतर से
बुलबुले के रूप में, बुलबुले के रूप में ऊपर जाते रहते हैं, जिसे द्रव का वाष्प कहते हैं, जिसे द्रव का वाष्प कहते हैं। इस क्रिया को, इस क्रिया को, एक मिनट काफी है। ठीक उसी समय, ठीक उसी समय द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, तथा द्रव उबलने लगता है। इसी क्रिया को, इसी क्रिया को क्वथन कहते हैं। इसी क्रिया को क्वथन, क्वथन और जिस ताप पर वाष्प दाब वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्वथनांक, ओके बेटा जी, आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? हो गया बेटा जी? चलिए, मैंने आपको बताया कि अगर हम बर्तन के ऊपर ढक्कन को लगा दें, मैंने आपसे बताया कि अगर हम बर्तन के ऊपर ढक्कन लगा दें, उस समय उस ढक्कन के अंदर ही पेंदी पर, उसके मतलब ढक्कन के पेंदी पर, ढक्कन के ठीक पास में बिल्कुल वाष्प दाब जो वाष्प है वे जमते जाते हैं, इकट्ठा होते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे इकट्ठा होते चले जाएंगे, वैसे वैसे नीचे की तरफ वाष्प दाब बढ़ता चला जाएगा। जब वाष्प दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक घटेगा, जब वाष्प दाब घटेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक है, देखेंगे। यदि बर्तन के ऊपर ढक्कन लगा दें तो ढक्कन और नीचे की तरफ, नीचे की तरफ वाष्प एकत्रित होते चले जाते हैं, चले जाते हैं, जिससे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ वाष्प दाब बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे वाष्प दाब
बढ़ेगा वैसे वैसे क्वथनांक घटेगा अर्थात क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाते 1/वाष्प दाब ये होता है। वाष्प दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक घटेगा, वाष्प दाब घटेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। दोनों में उल्टे का मतलब विपरीत का संबंध होता है, विपरीत का संबंध होता है। ठीक है। यदि द्रव में अवाष्पशील और जैसे जैसे वाष्प दाब घटेगा वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ेगा। चलिए, यदि द्रव में अवाष्पशील पदार्थ डाल दें तो वाष्प की संख्या कम होती चली जाती है, जिससे वाष्प दाब कम होता चला जाता है और क्वथनांक बढ़ता चला जाता है। वाष्प दाब कम होगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, ठीक है ना। वाष्प दाब ज्यादा होगा तो क्वथनांक कम होगा, घटेगा। मतलब दोनों में उल्टे का मतलब विपरीत का संबंध होता है। मैं समझता हूं कि यह बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।